हाँ, यहाँ देख सकते हैं आप नजदीक से हाँ, रामनरेश यादव यहाँ लिखा हुआ है। थोड़ा मोड़ा हम भी पढ़ पा रहे हैं उर्दू। तो यहाँ रामनरेश यादव है और यहाँ उनके पिताजी का नाम गया प्रसाद यादव लिखा गया है। आंधीपुर यहाँ गांव लिखा गया है। नमस्कार, अमेजिंग आजमगढ़ देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने गृह जनपद आजमगढ़ में, और आजमगढ़ में एक ऐसे विद्यालय में मौजूद हूं जो कि जिसका इतिहास 122 साल पुराना है। यूँ कहें कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया ये स्कूल है, और ये आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में है और बहुत अच्छी छात्र संख्या को लेके और अपनी शिक्षा व्यवस्था तमाम सारी सुख सुविधाओं के साथ ये विद्यालय आज भी संचालित है। मैं मौजूद हूँ कंपोजिट विद्यालय अंबारी में। तो देर न करते हुए सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं हमेशा की तरह यहाँ के प्रधानाचार्य से, और फिर दिखाते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसा यहाँ का शिक्षा का पठन पाठन का माहौल है। तो आइए हमारे साथ चलते हैं, सिर्फ आपको प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल जी से मिलवाते हैं। तो कंटिन्यूस वीडियो में बने रहिए। आइए, तो अभी हम मौजूद हैं प्रधानाचार्य जी के कक्ष में और परिचय करवाते हैं और बताते हैं कि क्यों है अमेजिंग आजमगढ़। आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाते रहते हैं। तो आज उसी विद्यालय में है जो कि जिसका इतिहास 122 साल पुराना है, और आपको बता दें कि इस विद्यालय से पढ़कर किन विभूतियों ने यहाँ शिक्षा ग्रहण किया और देश के उच्च पदों पर वो विराजमान थे। तो सर जी, स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। और सर बताइए, कब से यहाँ पर आप कार्यरत हैं, किस सन से यहाँ पर? जी वैसे तो मैं सही कहे तो इस ग्राम सभा में शुरुआत से ही मेरी नियुक्ति ही हुई जी। हम लोग 2004 बैच के और जनवरी 2006 में नियुक्त हैं, लेकिन 2013 में हमारे यहाँ इस विद्यालय पे प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। अच्छा, आज के 11 साल पहले। 11 साल पहले इस स्कूल की क्या स्थिति थी, थोड़ा सा बताएंगे? जी 11 साल पहले इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हम पहले बता दें कि इसी विद्यालय से हमारी 4 पीढ़ियाँ पढ़ी हुई हैं, और सौभाग्य मेरा भी किसी विद्यालय में मैंने पढ़ाई की। 84-85 में मैं यहाँ का प्राथमिक विद्यालय का छात्र रहा। उसके बाद फिर दूसरे इंटर कॉलेज में चला गया। मेरे परदादा दादा, मेरे पिताजी, मैं स्वयं यहाँ का छात्र रहा। जब मैं यहाँ इस विद्यालय में आया तो उस दिन जिस दिन मैं ज्वाइन करने आया था यहाँ कार्यभार ग्रहण करने, तो संयोग से मोटरसाइकिल से आया तो देखा कि चौराहे पे जो इसका यहाँ जो गेट बना हुआ है उस पर कुछ गोमती वगैरह लगा करके लोग पूरे छाए हुए थे, और उस पर किसी तरह निकले तो देखे कि सामने की तरफ जो खाई है, तो खाई की भी कहानी है लेकिन खाई पड़ी हुई थी। तो मैं मोटरसाइकिल निकाल ना पाया, तो कूद करके किसी तरह से ज्वाइन करने आया। तो ज्वाइन करने के बाद ही यहाँ 3 अध्यापक उस समय मात्र थे और 69 छात्र संख्या थी। तो उस दिन तो मैं ज़्यादा कुछ बोला नहीं, पुराने अध्यापक मेरे परिचित थे जिसने ज्वाइन करा था। लेकिन मेरी स्थिति बहुत ख़राब, मतलब मना स्थिति बड़ी अच्छी नहीं रही। रात में भी सोचता रहा कि जो विद्यालय हम लोग जब पढ़ा करते थे तब भी बहुत अच्छा था, इतना सुंदर तो आज जो वर्तमान में नहीं, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन के मामले में फूल पौधे लगे हुए थे और अच्छी स्थिति। लेकिन बहुत फिर हमने दूसरे दिन से बिना किसी कुछ कहे लग गए, साफ सफाई और तमाम चीज़ें होती रहीं। आज की स्थिति आप देख रहे हैं। आज की स्थिति दोस्तों ऐसी है कि कॉन्वेंट स्कूल जो बड़े बड़े लगाते हैं ना डेकोरेशन के लिए, उससे भी कहीं अच्छे राजेश सर ने तो बहुत ही मेहनत किया है, और अभी आगे दिखाएंगे भी इन्होंने क्या प्रयास किया है, कितना सुंदर स्कूल को बनाया है। तो सर जी, इस विद्यालय की ऐतिहासिकता को आगे ले जाते हुए मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसके यहाँ पर जो पढ़े हुए महान भाव लोग हैं उनके बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों। जी पहले तो यह कि इस विद्यालय की स्थापना 1902 में एक अंग्रेज वास्तुविद, जो यहाँ दीदारगंज रोड स्टेशन है जो अंबारी के नाम से प्रायः जाना जाता है, और यह प्राथमिक पाठशाला अंबारी, दोनों के भवन का निर्माण जे स्मिथ आर्किटेक्ट ने कराया था। और सुनते हैं कि यहाँ एक डाक बंगला हुआ करता था, वहाँ रुकते थे फूलपुर में, वहाँ से आकर के प्रतिदिन, और यहाँ का भवन जो था वो तो हम लोग उसमें पढ़े ही थे, मेरे सामने ही गिराया गया था वो। और यहाँ स्वतंत्रता के आसपास इस विद्यालय की ख्याति पूरे जनपद में थी। कुछ जो 8-10 विद्यालय सुनते हैं, जहानागंज में एक था, एक भीरा में था, इसी तरह से माहुल एक उच्च प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था। इस तरह के 8-10 विद्यालयों में इसकी गिनती थी। लेकिन इसका पराभव धीरे धीरे 1990 के बाद स्थिति खराब होती चली गई, और यह प्रांगण प्रायः जैसे खंडहर में तब्दील हो गया। खंडहर तो सही है चलिए, लेकिन यह पूरे अंबारी बाज़ार के एक
यहाँ पर मतलब मैंने सुना था पिताजी कहते थे कि यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी होता था, बिल्कुल। लेकिन उन्हीं के द्वारा ये भी कहा जाता था कि यहाँ पर एक ऐसा भवन भी था जिसके दरवाजे चारों तरफ से खुलते थे। बिल्कुल वही उसी भवन की बात हो रही है जो जिसकी पहली छत 20 फुट ऊपर, पहली का मतलब पहली हाँ, छत हाँ, थी हाँ। 20 फुट ऊंचाई पे लगी थी, अच्छा। जिसके दीवारें हम लोग जब वहाँ खड़े होते थे तो अपना पूरा हाथ फैला करके भी नाप नहीं पाते थे। जी, जी। इसका मतलब वो 2.5 फीट से ज़्यादा जी। उसकी दीवारें चौड़ी थीं हाँ, और चारों तरफ से उसमें रोशनदान थे और चारों तरफ से उसमें दरवाजे थे। दरवाजे। और एक हमको जहाँ तक याद आ रहा है कि एक उसमें प्रधानाध्यापक कक्ष था और 2 बड़े हॉल हुआ करते थे, उसी में पूरी पढ़ाई हुआ करती थी। और इसकी ऐतिहासिकता इस विद्यालय की इस तरह रही कि स्वतंत्रता संग्राम के समय में हम लिखित तौर पे कुछ लोगों के नाम दिखला सकते हैं कि इस प्रांगण में चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल और इंदिरा गांधी जी तो हमने कहीं दस्तावेजों में नहीं पाया, लेकिन बड़े बूढ़े लोग बताते हैं कि इंदिरा गांधी भी जनता इंटर कॉलेज में एक बार आई थी। अच्छा, अच्छा। तो राम बच्चन जी यहाँ के विधायक हुआ करते थे, हाँ, उनके अन्य विनय पे इस प्रांगण में सिर्फ आई थी। अच्छा, अच्छा। तो कुछ महान हस्तियां भी इस विद्यालय में उस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कहने पे, जो बाद में विधायक वगैरह थे उनके कहने पे यहाँ लोग आए। स्वतंत्रता संग्राम के समय में भी यहाँ कुछ बैठकें जो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक तरह से होती थी, रात में यहाँ रुक करके लोग करते थे। हाँ, मतलब उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था, तो उस समय केंद्र बना रहा होगा यहाँ पर? बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात की जाए तो जैसे आजमगढ़ में कुंवर सिंह जी। उद्यान हो गया, जी, जी। वो भी हुआ करता था। गोगा साहब, भीखी साहब का नाम आपने शायद बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सुना होगा ना? तो जिन्होंने रात में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए चीनी घुलवा दी थी। खैर दोस्तों, उसकी भी कहानी हम आगे कवर करेंगे। तो आज हम इस विद्यालय में हैं, एक ऐसे ऐतिहासिक विद्यालय में है जिसका संबंध स्वतंत्रता संग्राम से पहले भी था। अंग्रेज वास्तविक जे स्मिथ द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कहीं हमको मिलेगा डॉक्यूमेंट, हम ज़रूर आपको दिखाएंगे, उसको लगाएंगे भी स्क्रीनशॉट में। तो सर आगे बताइए। और थोड़ा बात और उसको आगे पूरी कर दें हाँ। कि इस विद्यालय से जो तत्कालीन स्वतंत्रता के समय जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, स्वर्गीय राम बच्चन यादव जी का नाम हमने सुनाया ही, स्वर्गीय राम सुंदर जी जिनका अंग्रेज़ों ने यहाँ ससना के रहने वाले थे। हाँ। अंग्रेज़ जब उनको कई बार इन्होंने चकमा दिया तो अंग्रेज़ इतना उनके ऊपर गुस्साए कि उनकी पूरी दालान से लेकर के उनका पूरा घर उन्होंने जलवा दिया। यह विद्यालय जो पृष्ठभूमि इसकी रही है कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो यहाँ खुद लोग पहले पढ़े थे, बाद में वो स्वतंत्रता के संग्राम सेनानियों के रूप में देखे गए, जाने गए। तो उसमें सबसे पहले हमने नाम बताया स्वर्गीय राम बच्चन जी, जो बाद में यहाँ के हमको लग रहा है 3 बार या 4 बार विधायक भी हुए और मंत्री भी राज्य सरकार में रहे। हाँ, स्वर्गीय राम सुंदर यादव जी जो जिनका घर यहीं ससना है और अंग्रेज कई बार आते थे अंग्रेज, लेकिन ये इतने चालाक थे कि इधर-उधर कहीं चले जाते तो बहुत कहानी बहुत हाँ, बहुत नाराज़ हुए और जाकर के उनके घर को ही जला डाले। पूरा घर हाँ, और राम हरख यादव जी, ही राम हरख जी थे यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। एक राम प्रताप यादव जी जो रसूलपुर, यहाँ जमालपुर बोला जाता है, वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। इसी तरह से यहाँ अनेक प्रोमिनेंट लोग जो पुराने में स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही रहे, इस विद्यालय में पढ़े लिखे। और बाद में बता दें, बाद में क्या स्वतंत्रता से पहले ही माननीय रामनेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के मुखिया रहे, मुख्यमंत्री रहे, फिर राज्यपाल जैसे राज्य के राज्यपाल रहे, वह भी 1934 में यहाँ दाखिला उन्होंने लिया। और यहाँ 5 लोग दस्तावेजों हमारे ऐसे हैं जो यहाँ पढ़े और बाद में भारत की संसद सदस्य हुए। उसमें माननीय रामनेश यादव जी आप जानते हैं 1977 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। दूसरे नंबर के उन्हीं के परिवार से माननीय रामकृष्ण यादव जी जो 89 में सबसे पहले बसपा के सदस्य जो 3 लोग भारत हुए थे उसमें हुए, वो इसी विद्यालय के छात्र रहे। जो वर्तमान हमारे विधायक हैं श्री रमाकांत यादव जी इसी विद्यालय के कक्षा 5 तक छात्र रहे। बलिहारी बाबू जो बेचारे नहीं रहे इस दुनिया में, यहीं उनका ननिहाल था रमोपुर में, यहाँ उन्होंने कक्षा 5 पास किया। और एक अजीजुल्ला आज़मी साहब, एक बखरा गांव है जी, 89 में हमको लग रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, 89 में या 82 में जौनपुर से वो सांसद रहे। और सिर्फ इस बीच में बहुत पहले ही अजीजुल्ला आज़मी साहब की मृत्यु हुई, जो जिनको हमने देखा नहीं था, उनके परिवार के लोगों से हम परिचित हैं। 4 लोग इस विद्यालय में, माननीय रामनेश यादव जी राज्यपाल रहते और 4 बार इस विद्यालय पे 2 बार राज्यपाल रहते, 2 बार उसी तरह से इस विद्यालय पर हमारे आह्वान पे आए। रामकृष्ण जी भी आए, रमाकांत जी और बलिहारी बाबू, सभी लोग इस विद्यालय में आकर के सुशोभित कर चुके हैं। इसी तरह से अनगिनत ऐसी संख्या है जो चिकित्सकों के रूप में, अभियंताओं के रूप में, समाज सेवक के रूप में अब भी अनेक लोग ऐसे मिल जाते हैं सड़कों पे। अगर कोई मानिंद आदमी हमको दिखा, हम उसे
मतलब अगर हमारी व्यग्रता होती है, पूछते हैं उनसे कुछ तो बताते हैं कि आप विद्यालय से हम पढ़े हैं। दोस्तों, ये तो है इस विद्यालय की ऐतिहासिकता। अभी तमाम ऐसे पौधे तैयार हो रहे हैं जो कि कल देश के भविष्य बनेंगे। तो आइए इसी कड़ी में हम आपको आगे दिखाते हैं। दस्तावेज़ के रूप में अगर आप यकीन नहीं करेंगे तो आज भी ये देखिए कितने संरक्षित तरीके से हमारे सर राजेश जी ने रखा है और दिखाने का हम आपको प्रयास करते हैं। संयोग से जिलाधीश महोदय यहाँ के नहीं, एनपी सिंह साहब जो अच्छा, नागेंद्र प्रताप सिंह जी अरे थे, उनके आह्वान पे हमारे 37 रजिस्टर जो 100 साल से ज़्यादा पुराने थे, सबका डिजिटलीकरण मतलब डिजिटलाइजेशन हो चुका है। और कुछ अब भी वहाँ रखे गए हैं, पूरा नहीं हो पाया है, तो उस क्रम में चल रहा है। लेकिन चूँकि एक मूल रजिस्टर जो माननीय रामनिवास यादव जी था, उसको हमने ले आए उसको दिखलाने के लिए। तो डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में चल रहा है पूरा वहाँ। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो नेहरू कला भवन बनेगा उसमें आपका रखा जाएगा। और यहाँ के विद्यालय का एकमात्र प्राथमिक विद्यालय ऐसा है जहाँ का फोटो भी वहाँ उस गैलरी में सजाया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप कैमरा जूम करके दिखलाएंगे तो चूँकि आप यह भी समझ लीजिए कि स्वतंत्रता के पहले जो प्राथमिक शिक्षा हुआ करती थी उर्दू में दी जाती थी। माध्यम उर्दू का होता था और लिखाई पढ़ाई भी उर्दू की हुआ करती थी। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है वो उर्दू ही है, आज भी है। और स्वतंत्रता से पहले जितने भी दस्तावेज होते थे, जितने भी लिखाई पढ़ाई होती थी, सब उर्दू में होती थी। तो हाँ, यहाँ देख सकते हैं आप, हाँ, रामनिवास यादव यहाँ लिखा हुआ है। थोड़ा मोड़ा हम भी पढ़ पा रहे हैं उर्दू। तो यहाँ रामनिवास यादव है और यहाँ उनके पिताजी का नाम गया प्रसाद यादव लिखा गया है। आंधीपुर यहाँ गांव लिखा गया है। तो रामनिवास यादव जी का, और उसी तरह से हमने बताया कि 3-4 लोग और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। और दोस्तों एक चीज़ हम आपको सर रोकना चाहेंगे, ये जो लिखावट आप देख रहे हैं ये जीनीब होती थी। हाँ, जीनीब होती थी, ठीक है, और स्याही से लिखावट लिखा जाती थी। और वहाँ के जितने मुदर्रिस थे या जो यहाँ के भी प्रधानाध्यापक थे, उन्होंने अपनी राइटिंग में लिखा। संजोग देखिए कि यह एक सौभाग्य ही कहें कि वो माननीय रामनिवास यादव जी के पिताजी मुंशी गया प्रसाद जी थे, जिनकी यह राइटिंग है। यह तस्दीक हम कर चुके हैं खुद। उनके सुपुत्र माननीय रामनिवास यादव जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने रजिस्टर देख के कहा कि यह मुंशी जी की राइटिंग है। और एक जगह उन्होंने पढ़ा भी कि देखिए कट करके यहाँ गया प्रसाद लिखा हुआ, दस्तखत भी दिखलाया उनका। तो एकदम पक्का हो गया कि मुंशी गया प्रसाद जी की उर्दू की राइटिंग थी। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। और अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं सर। तो सर मैं ये देख रहा हूँ कि तमाम सारे ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं। हालांकि दोस्तों आप भी देखे होंगे कई वीडियो में, तो मैं जहाँ जाता हूँ तो ज़्यादातर मेरे जो सरकारी विद्यालय जो हैं इन लोगों के मेहनत को ही दिखाता हूँ। लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे हैं कि जो अब ये चाह नहीं रहे हैं, न उनमें इच्छा शक्ति है कि कुछ अलग यूनिक करें। देखिए सही है, कुछ चीज़ें स्वीकार भी करना चाहिए कि सरकारें तो काम कर रही हैं। यह है कि हमारी अपेक्षाओं में उतना शायद खरा ना उतरती हों, लेकिन फिर भी इस वर्तमान सरकार ने कुछ विद्यालयों में इस तरह की मूलभूत सुविधाओं का प्रदान किया जो पहले से कम इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं वह सुधार हुआ। एक कायाकल्प के तहत हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम प्रधान को स्वच्छंद किया कि आप विद्यालय में किसी तरह का काम कर दें, वह आपका बजट उसी में से जो वित्त उनका होता है राज्य वित्त, उसी में से खारिज हो जाया करेगा। तब से स्थिति ऐसी आई कि जो विद्यालय एकदम जीर्ण शीर्ण या जिनको देख करके आपको एकदम बेचारगी नज़र आती थी, तो वह विद्यालय कुछ सुधरे। लेकिन यह सही है, मेरा अपना स्वयं में मानना है कि शिक्षण एक असाधारण चीज़ है और शिक्षक एक असाधारण पुरुष है। तो शिक्षकों को भी अपने ऊपर एक खास जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जब विद्यालयों की स्थिति जो स्वतंत्रता के आसपास या उसके बाद बहुत अच्छी रही हो, बाद में जब हम विकसित हो गए, विकासशील होने की प्रक्रिया में हैं, तो जब कोई चीज़ विकासशील हो रही हो तो उसमें हर चीज़ विकसित होगी या विकासशील होगी, तब उसका परिणाम अच्छा आएगा। तो शिक्षकों को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और हर शिक्षक सिर्फ या कुछ लोग यह देखते हैं कि प्रधानाध्यापक अगर अच्छे रहें या मेहनती रहें तभी हम मेहनत करेंगे। सबकी सम्यक रूप से जिम्मेदारी शिक्षक सब हैं। प्रधानाध्यापक को सिर्फ एक जिम्मेदारी दी गई कि आप प्रधानाध्यापक के रूप में हैं, आप जिम्मेदारी संभालिए, जो भी कोई कमी बेसी या कुछ भी हो तो आप उसको आगे बढ़ाइए। लेकिन शिक्षण का कार्य एक सहायक अध्यापक भी करता है, प्रधानाध्यापक भी करता है। तो आप जो सही कह रहे हैं कि कुछ शिक्षकों में थोड़ा अन्यमनस्कता है, लेकिन हम यह अपने इस वीडियो के माध्यम से भी सबसे अन्य विनय करते हैं कि शिक्षण कार्य में अगर आप आ गए हैं तो उन दूसरे मुलाजिमों से आप अपनी बराबरी न करें कि फलाने कार्यालय में इस तरह बर्बादी, फलाने कार्य में भ्रष्टाचार है। हम भ्रष्टाचार न करेंगे, न किसी को करने को तैयार करेंगे कि हमारे ऊपर हज़ारों छात्र संख्या है,
हमारे नीचे तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका मुस्तकबिल, जिनका भविष्य हमारे ही काम पे बनना है। तो हम राष्ट्र निर्माता हैं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा और हमको इसी हिसाब से इस व्यवस्था में जिसमें थोड़ा कमी आई हो, उसको कांधा दे करके और इसको उठाना पड़ेगा। सही सर, जैसे कि एक टीम होती है, पूरा टीम का आप मान लीजिए कैप्टन है, डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन जब तक पूरे टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा तब तक निश्चित तौर पे सही कह रहे हैं। जिन अध्यापकों में सहायक अध्यापक और एक जो टीम वर्क जिसको कहते हैं, टीम स्पिरिट जिसको कहते हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, वह विद्यालय निश्चित तौर पे और हम तो यह कहते हैं शिक्षक के रूप में कि एक लिमिटेशन है 4 से 5 घंटे मान लीजिए पढ़ाई, कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे तक अधिकतम जाता है। उस लिमिटेशन में छुट्टी भी रहती है मध्याह्न भोजन की। तो हर समय कोई यह नहीं आवश्यक है कि शिक्षक पढ़ा ही रहा। कुछ कुछ पीरियड इस तरह से निर्धारित है कि कोई 1 घंटे आराम भी कर लेता है या एक वादन आराम भी कर लेता है। तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे, तभी शिक्षण व्यवस्था सुधरेगी, तभी समाज सुधरेगा, तभी राष्ट्र सुधरेगा। अन्यथा की स्थिति में आप सिर्फ उपदेश दें और अपने विद्यालय पे काम ना करें तो फिर स्थिति अच्छी नहीं। तो चलिए सर, अभी आगे चलते हैं, दिखाते हैं क्लासरूम की एक्टिविटी। तो कंटिन्यूस वीडियो में आप लोग बने रहिए।